चलिए, आप अगर एक निवेशक हैं या थोड़ा-सा भी अगर बाज़ार से परिचित हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक्टिव और पैसिव फंड्स को लेकर हमेशा से एक डिबेट छिड़ा हुआ रहता है। लेकिन आज हमारा फोकस पैसिव इन्वेस्टमेंट की ओर है और इसमें भी हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बीटा फंड्स की। तो किस तरह के फंड्स होते हैं, किस तरह से इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर आप तमाम लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। ख़ासतौर से बाज़ार के उतार-चढ़ाव में अगर आपको कम जोखिम उठाना है और आप संतुलित रिटर्न भी चाहते हैं, तो कैसे इस तरह के फंड्स आपके काम के हो सकते हैं। उमेश कुमार डेला, हेड ETF सेल्स, मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चर्चा को बहुत ही आसान सवाल से मैं शुरू करना चाहती हूँ और वो ये है कि स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग आखिर क्या होती है। देखिए, स्मार्ट बीटा की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा लेवल है, जहाँ फर्स्ट में हम लोग एक ब्रॉड बेस इंडाइसेस में निवेश करते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप हो गया, जहाँ पे आपका मार्केट कैप से रिलेटेड के बेसिस पे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो और उसी वो जो इंडेक्स होता है वो उन्हीं कंपनीज के ऊपर फोकस करता है। जब हम स्मार्ट बीटा की बात करते हैं वो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। कैसे? जैसे एक्टिव में हम लोग स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, सिमिलरली स्मार्ट बीटा में भी स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर आप उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो कि कौन सा स्टॉक जो है वो आपका इस इंडेक्स में आएगा। एंड देन उसी के साथ में आपको पैसिव वाली अप्रोच भी रहती है, क्योंकि एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और उस इंडेक्स का रेप्लिकेशन होता है। बट सिंस इट्स अ स्मार्ट बीटा जहाँ पे आप एक रूल के बेस पे स्टॉक को सेलेक्ट करते हो, तो आप एक अल्फ़ा, लिटिल बिट ऑफ अल्फ़ा जिसको हम बात करें, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। या दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो जो ब्रॉड बेस इंडाइसेस हैं या जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलेक्टिंग एन इंडेक्स है, उसको आप थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज जो अंडरलाइंग इंडेक्स होता है वो सिर्फ बीटा पे फोकस करता है। इस तरीके की अप्रोच होती है, वो आपका अल्फ़ा थोड़ा बहुत जनरेट कर सकती है, प्रोवाइडेड आपने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट चूज़ किया है। So this is how the smart beta per se investment strategy works. तो उमेश, अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर हम ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करें, उससे स्मार्ट बीटा इंडेक्स किस तरह से अलग होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे अगर आप हमें इसको तुलना करके समझा सके तो। जी, जैसा कि मैंने कहा, जब हम स्मार्ट बीटा की या जब हम पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम एक इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स पे हम लोग मार्केट कैप पे बेस्ड अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर हम निफ्टी 100 की बात करें, तो निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर जो कंट्री की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, जो मार्केट कैप के बेसिस पे सेलेक्ट होंगी, उनके बेसिस पे वो एक इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा और उनका वेट उस इंडेक्स में डिपेंड करेगा कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो हम बात करते हैं। वहीं अगर हम अब इसमें स्मार्ट बीटा की बात करें, तो स्मार्ट बीटा में क्या होता है कि आप जैसे निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स क्रिएट करते हो, तो उन 100 कंपनीज़ में जो मार्केट कैप पे बेस पे आपने सेलेक्ट करी हैं, उसमें आप उन 30 कंपनीज़ को चुनोगे जो कि सबसे कम वॉलेटाइल हैं। सो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, उस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आपको वो कंपनीज़ जो हैं, अगर आपका निवेश उस इंडेक्स में है, तो वो आपको कम से कम वॉलेटिलिटी देंगे आपके पोर्टफोलियो पे, जिससे कि आपको पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी या स्थिरता मिलेगी। सो ये तरीका होता है। तो इन निवेशक को अपना गोल जो है, कितने लंबे पीरियड के लिए उसने निवेश करना है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से अपना इंडेक्स को या इस तरीके के स्मार्ट बीटा इंडाइसेस को वो सेलेक्ट कर सकता है। जब स्मार्ट बीटा में जब हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं या इंडेक्स बनाते हैं, उसमें अलग अलग फैक्टर्स यूज़ होते हैं। एक तरीके से हम इसको फैक्टर इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आपका लोअर वॉलिटिलिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, इक्वल वेट हो गया, या आपका डिविडेंड रिलेटेड हो गया। तो अलग अलग तरीके के फैक्टर्स लगा के आप इंडेक्स क्रिएट करते हो। निवेशक को अपने गोल को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के कौन सा फिल्टर या कौन सा फैक्टर उसके लिए अच्छा है, वो फैक्टर उसको चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। तो उमेश, ये तो आपने समझा दिया कि किस तरह के होते हैं ये स्मार्ट बीटा फंड्स, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ग्लोबली भी निवेशकों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से इस तरह के फंड्स वहाँ पर आउट परफॉर्म करते हैं या परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मार्केट साइज़ के लिहाज से अगर मुझे आप बता पाएँ और अगर तुलना कर पाएँ भारत के मुकाबले, तो ग्लोबली इनका मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, कितना बड़ा चलन है?
देखिए ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो कुछ मेरे ख्याल से 1275 ETF हैं या स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबली हैं। ये मैं ETF GI के डेटास के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जो नवंबर 2022 एंड का है। उसके हिसाब से अगर मैं साइज़ की बात करूँ, कुछ 1.26 ट्रिलियन डॉलर का ये पूरा मार्केट है। अगर कुछ 38 कंट्रीज़ हैं, 38 देश हैं जिसके अंदर ये ETF से रिलेटेड, स्मार्ट बीटा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। कुछ 48 एक्सचेंजेस में ये लिस्टेड है। अगर मैं 11 महीने की बात करूँ, पिछले 11 महीने जो कि नवंबर 2022 में एंड होता है, उस 11 महीने में कुछ अराउंड 126 या 124 बिलियन डॉलर के आसपास का फ्रेश इन्फ्लोज इस इंडेक्स में या इस तरीके के प्रोडक्ट्स में आया है। तो ग्लोबली ये बहुत ही अपकमिंग थीम तो नहीं कहूँगा, काफ़ी निवेशक हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में या इस तरीके के ऑप्शंस में निवेश कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में भी ये कोई कम पॉपुलर नहीं है। लेटली काफ़ी पॉपुलर हुआ है पिछले 1 साल में बात करूँ। अगर मैं इंडिया में स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री की बात करूँ या ओवरऑल साइज़ की बात करूँ, तो एज पर एमफी और एस-एमएफ का डेटा जो 31 जनवरी 2023 तक का अगर मैं लूँ, तो कुछ 6,800 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज़ है, जिसमें से पिछले 1 साल के अंदर ही कुल अराउंड अगर मैं बात करूँ 3,542 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आया है। प्राइमरली 2 फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसा आया है पिछले 1 साल में। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 पे है मोमेंटम, एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका लो वॉलेटिलिटी। तो इस तरीके के और भी इंडाइसेस हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिसके अंदर भी निवेशक अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से निवेश करते आ रहे हैं। तो पिछला 1 साल काफ़ी अच्छा है इंडिया के लिए भी और ग्लोबली और भी। और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि गोइंग हेड आप देखेंगे कि काफ़ी फैक्टर इन्वेस्टिंग के नए फैक्टर्स लगा के इंडाइसेस बनाए जाएंगे, जो निवेशक के निवेश को ध्यान में रख के या उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम फोकस करते हैं स्मार्ट बीटा फंड्स में निवेश के फ़ायदों पर, उमेश, क्योंकि काफ़ी अनिश्चितता का माहौल है और जो निवेशक होते हैं वो अमूमन उतार चढ़ाव से बहुत डरते हैं। तो अगर हम स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग की बात करें तो कुल मिला के इसके फ़ायदे क्या हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखने चाहिए, और फ़ायदे इस कदर हैं कि अगर हम इसकी तुलना करना चाहें बाकी इन्वेस्टमेंट विकल्पों के मुकाबले तो ये बेहतर ऑप्शन लगता है। देखिए स्मार्ट बीटा जो है, जैसे कि मैंने बताया, स्मार्ट बीटा या फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, आपकी प्रीसेट एक रूल्स हैं, उस रूल पे बेस्ड ये इंडेक्स बनता है। निवेशक को अगर उसका पता है कि उसको किस तरीके का उसका क्या गोल है या उसके रिस्क एपेटाइट कितना है, आप अलग अलग मार्केट साइज़ के, अलग अलग मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से या अलग अलग मार्केट के जो साइकिल्स होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग इंडाइसेस या फैक्टर इन्वेस्टिंग बनता है। जैसे कि लो वॉलेटिलिटी की बात करूँ, सो लो वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो या जो फंड है वो उस माहौल में अच्छा है जब आपका मार्केट जो है या बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो, राइट। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ते हुए मार्केट में आपको मोमेंटम जैसा फैक्टर अगर उसमें आप निवेश करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपको निवेशक के उस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ें मेन होती हैं। पहला, मार्केट साइकिल कौन सा चल रहा है या किस तरीके का मार्केट साइकिल आप यहाँ गोइंग हेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपको उस प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि किस तरीके का रिस्क है, क्योंकि हर फैक्टर इन्वेस्टिंग, चाहे वैसे तो किसी भी तरीके के निवेश की बात करें, रिस्क उसके साथ अपना आता है, लेकिन जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हर फैक्टर का एक अलग तरीके का रिस्क होता है जो निवेशक को अपने एपेटाइट के साथ मैच करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जब आप निवेश कर देते हैं और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपको शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल लेनी है या आपको लॉन्ग टर्म के लिए डालना है। शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको मार्केट पता है कि मार्केट यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, तो आप लो वोलेटिलिटी जैसे इंडेक्स में जा सकते हैं। आपको लगता है मार्केट बढ़ रहा है तो आप मोमेंटम जैसे फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू भी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये फैक्टर इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि हर एक मार्केट का एक साइकिल होता है जो हर एक टाइम पीरियड के बाद पूरा होता है। अगर आपने 3 या 5 साल या 10 साल के लिए निवेश किया है तो उस दौरान आपके 3 से 4 मार्केट साइकिल पूरे होंगे। उसके अंदर आपको एंड ऑफ द डे आपको उस तरीके का रिटर्न मिल जाएगा जो एक निवेशक के तौर पर आप एक्सपेक्ट करते हो। सो उस तरीके से निवेशक को अपना रिस्क एपेटाइट ध्यान में रख के, गोल ध्यान में रख के अपना कॉल लेना चाहिए।
चलिए उमेश, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस तरह के फंड्स में निवेश करना आखिर कितना किफ़ायती होता है। इस तरह के रूट को अगर कोई अपनाना चाहे तो ये कितना महंगा, कितना सस्ता होता है? देखिए ये फिर से जो निवेशक अगर हम इस फैक्टर की बात करें तो फैक्टर वैसे पैसिव पे आता है। जैसे कि मैंने बोला, दो इसमें कुछ एक्टिव के भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वाइल सेलेक्टिंग स्टॉक, लेकिन एंड ऑफ द डे प्लेटफॉर्म जो होता है वो पैसिव होता है। सो फ्रॉम अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट के तौर पे ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, काफ़ी किफ़ायती है अगर हम एक्टिवली मैनेज फंड के साथ उसको कंपेयर करें। हो सकता है ब्रॉड बेस इंडेक्स या ब्रॉड बेस जो रिलेटेड जो पैसिव फंड हैं, लाइक आपका निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 या मिड कैप या इस तरीके के, उससे हो सकता है थोड़ा सा कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक एक्टिवली मैनेज फंड के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट जो है कम होगा, जो कि निवेशक के लिए काफ़ी हद तक किफ़ायती होगा। और जितना लंबे पीरियड के लिए निवेशक निवेश करेगा उतना ही वो उसको किफ़ायती होता जाएगा। चलिए उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। तो यहाँ पर स्मार्ट बीटा फंड्स पर हमने विस्तार से बात की है, लेकिन शो को आगे हम बढ़ाएंगे। और ये तो बात हुई है इन्वेस्ट